अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ट्रेल उर्दू। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर, आज मैं आपको मलिक सफ़दर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुना रही हूँ जिसका नाम है जंग आलूद। तो आइए सुनते हैं। जाड़ा अपने जोबन पर था। जनवरी का महीना अपनी तमाम तर ठंडक और यकबस्तगी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पिछले एक हफ्ते से या तो दिन भर सूरज का चेहरा देखने को ही नहीं मिलता था या फिर वो थोड़ी देर के लिए झलक दिखाकर गायब हो जाता था। सुबह के वक्त धुंध माहौल और फिजा से दामनगीर नजर आती थी। कारोबारी जिंदगी बनिस्बत ताखीर से आगाज होता और दिन के इख्तिताम के साथ ही सिमट जाता था। गांव देहात में तो वैसे भी जिंदगी की रफ्तार कदरे सुस्त होती है। मौसम सरमा ने इस सुस्ती को दो आतिशा कर दिया था। ऐसी ही एक धुंधालू सुबह में तैयार होकर थाने पहुंचा तो अजीब सी सूरत हाल से वाबस्ता होना पड़ा। मुझसे पहले चंद अफराद वहां मौजूद थे जो यकीनन किसी काम ही की गर्ज से वहां आए थे। मैं इनके पास से गुजरकर अपने कमरे में आ गया। फिर जैसे ही मैं अपने कमरे पर कुर्सी पर बैठा, कांस्टेबल असलम मेरे पास आ गया। असलम, ये क्या सुबह सुबह तुम लोगों ने बरामदे में रश लगाया हुआ है? मैंने कांस्टेबल की आंखों में देखते हुए पूछा। सब खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है मलिक साहब, कांस्टेबल ने जवाब दिया। हुसैनाबाद से चंद बंदे एक चोर को पकड़कर लाए हैं। इन दिनों मैं किला शेखुपुरा के एक थाने में तैनात था और हुसैनाबाद मेरे थाने की हुदूद में आता था। मौजा हुसैनाबाद कमोबेश 200 घरों पर मुश्तमिल एक दरमियाने दर्जे का गांव था जहां चौधरी बशारत अली की हुक्मरानी थी। ये गांव मेरे थाने से 2 मील के फासले पर वाक़ था। मैंने कांस्टेबल से कहा, चोर को अंदर लेकर आओ। ओके मलिक साहब, ये कहते हुए वो मेरे कमरे से निकल गया। 1 मिनट से भी कम वक्त में कांस्टेबल असलम कंभो वापस आ गया। उसके साथ निस्फ दर्जन अफराद भी थे। इन्हीं में एक मोटा ताज़ा बंदा खासा घबराया हुआ और मुसीबत ज़दा नज़र आता था। मुझे ये समझने में देर न लगी कि मज़कूरा बंदा ही मुबैना चोर है। क्या मसला है भाई? मैंने खालिस थानेदाराना अंदाज में कहा। एक बंदा मुबैना चोर की जानिब कहर आलूद अंदाज में देखते हुए बोला, थानेदार साहब, इस बज़ात ने चौधरी साहब की हवेली में चोरी की है। आप इसे फौरन गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सज़ा दें। तुम कौन हो? मैंने इस खुशीले आदमी से पूछा। जनाब, मेरा नाम कदीर है, वो सीना फुलाते हुए बोला। मैं चौधरी साहब का खास बंदा हूँ। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। आप इस चोर को थाने में बंद कर दें। आखिरी जुमला उसने चोर की तरफ इशारा करते हुए अदा किया था। कदीर नामी इस बंदे का अंदाज मुझे कतन पसंद नहीं आया। मैंने डांट से मुशाबा लहजे में पूछा, मैं तो समझ रहा था कि तुम अल्लाह के बंदे होगे, पर तुम कह रहे हो चौधरी के बंदे हो। मैं गलत समझ रहा हूँ या तुम सही कह रहे हो? वो मेरी बात से बुरी तरह उलझ कर रह गया। वो सिर पिटाए हुए लहजे में बोला, वो जी, मेरा मतलब था मैं चौधरी बशारत साहब की हवेली में होता हूँ, इनका खास खिदमतगार हूँ। अच्छा, तो फिर ऐसा कहो ना। मैंने उसके जख्मों पर नमक पाशी करते हुए कहा। कदीर, ये बताओ, इस थाने का इंचार्ज मैं हूँ या तुम? जाहिर है जनाब आप ही हैं, वो गड़बड़ा कर बोला। तो फिर थानेदारी भी मुझे ही करने दो, मैंने तंजिया लहजे में कहा। मैं हर नौयत के जुराइम और उनकी मुकर्ररा सज़ाओं के बारे में तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। मुझे पढ़ाने की कोशिश मत करो कि जिस बंदे को तुम लोग एक चोर की हैसियत से पकड़ कर लाए हो, इसके साथ क्या सलूक करना है ये मैं बेहतर जानता हूँ। वो अंदर से सुलग कर रह गया, ताहम बज़ाहिर बड़ी फर्माबरदारी से बोला, ठीक है जनाब, आप ही करें जो भी करना है। मैंने बाकी लोगों की तरफ देखते हुए तहकमान अंदाज में कहा, तुम बाहर जाकर बरामदे में बैठो। सब उल्टे कदम मुड़ गए, लेकिन एक पस्ता कामत मोटा बंदा कदीर के बराबर में खड़ा रहा। मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। तुम? थानेदार जी, ये जब्बार है, कदीर ने जल्दी से कहा। यह भी मेरे साथ ही चौधरी साहब की हवेली में होता है। मैंने मुतज़क्करा बाला चोर का सरतापा तनकीदी जायज़ा लिया और जिसकी उम्र 25 और 30 के दरमियान रही होगी। दरमियाना कद, बदन माइल बफरबी, सूरत आमसी, गाल फूले हुए, रंगत गंदुमी और सर के बाल घुंघरियाले। इसने हल्की सी मूछें भी रखी हुई थीं। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कड़कदार आवाज़ में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? शाकिर, उसने डरे सहमे अंदाज में जवाब दिया। कहाँ से आए हो? मैंने पूछा। सरकार, ये उधर हुसैनाबाद ही का रहने वाला है, जब्बार नामी शख्स ने चोर के बोलने से पहले ही कह दिया। एक नंबर का हड हराम है जनाब। मैंने तुमसे पूछा है। मैंने घूर कर जब्बार की तरफ देखा।
नहीं, वो गड़बड़ा गया। आपने शाकिर से पूछा है? तो फिर तुम भी बाहर बरामदे में जाकर बैठो। मैंने कमरे के दरवाजे की जानिब इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी यहाँ कोई गुंजाइश नहीं निकलती। वो बुरा सा मुंह बनाकर कमरे से निकल गया। लगता था कि चौधरी बशारत अली ने अपने बंदों को कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा रखा था। मैं काफी अरसे से इस थाने में महकमा जाती फराइज अंजाम दे रहा था। मैं चौधरी को और चौधरी मुझे अच्छी तरह जानता था, लेकिन किसी काम के हवाले से यह हमारा पहला वास्ता था। मेरे सुनने में यही आया था कि बशारत अली एक मगरूर और खुदसर चौधरी था। मैंने शाकिर की तरफ मुतवज्जा होते हुए सवाल किया, तो तुम हुसैनाबाद ही के रहने वाले हो? जी जी, वो थूक निकलते हुए बोला। चौधरी के बंदे ने तुम्हें हडहराम क्यों कहा? मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। क्या तुम कोई काम वाम भी करते हो या चोरी चकारी पर ही गुजारा हो रहा है? जनाब, वो मिन्नतरेज लहजे में बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो खेत मजदूर हूँ। कभी काम करता हूँ, कभी फारिग होता हूँ। और जब फारिग होते हो तो चोरियाँ क्यों करते हो? मैंने सख्त लहजे में कहा। तुम्हें और कोई ढंग का शरीफाना काम समझ में नहीं आता? माई बाप, मैं कोई आदि चोर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो चोर हूँ ही नहीं। वो चेहरे पर मिस्कीनियत तारी करते हुए बोला, ये लोग मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं तो चौधरी साहब की हवेली में दाखिल भी नहीं हुआ। मैंने चोर की फरियाद पर रुए सुखन कदीर की जानिब मोड़ा और इस्तफसार किया, अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे बताया कि इस बदजात ने चौधरी साहब की हवेली में चोरी की है, मगर ये तो साफ इनकारी है। तुम क्या कहते हो इस बारे में? जनाब, ये कमीना सरासर झूठ बोल रहा है। वो नागवारी से शाकिर को घूरते हुए बोला, हमने इसे हवेली के अंदर से पकड़ा है। झूठ झूठ ये लोग बोल रहे हैं जी। शाकिर ने मदद तलब नज़र से मुझे देखा और बताया, इन लोगों ने मुझे हवेली के पिछवाड़े से पकड़ा है और बहुत ज़्यादा मारा भी है। आप मुझसे बड़ी से बड़ी कसम ले लें, मैं ना तो चौधरी साहब की हवेली में दाखिल हुआ हूँ और ना ही मैंने कोई चीज़ चुराई है। ये क्या मजरा है कदीर? मैंने इस्तफसारी अंदाज में चौधरी बशारत अली के बंदे की तरफ देखा। जनाब, झूठ हम नहीं, ये लफंगा बोल रहा है, कदीर ने जारिहाना लहजे में कहा। आप इसे ट्रायल रूम में ले जाकर ज़रा सख्ती करें तो ये सब कुछ उगल देगा। इसकी ज़बान किस तरह खुलवाना है, ये मैं खुद तय करूँगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम सिर्फ मुझे इतना बता दो कि इसने चौधरी साहब की हवेली से क्या चोरी किया है। वो तो जनाब हमने इसे वारदात करने से पहले ही पकड़ लिया है। वो अपने बयान को तब्दील करते हुए बोला, अगर इस पर हमारी नज़र ना पड़ती तो इसका दाव लग जाता। और मगर पहले तो तुमने बड़े वसूख से बताया था कि शाकिर ने चौधरी साहब की हवेली में चोरी की है। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही टोक दिया। अब तुम कह रहे हो कि अगर तुम लोग इसे पकड़ ना लेते तो ये वारदात करने में कामयाब हो जाता। इस गलत बयानी का मतलब क्या है? वो जनाब, मेरे कहने का मतलब यही था कि वो संभलते हुए बोला, इसको मौका नहीं मिल सका, वरना शरना के किस्से बाद में छेड़ना। मैंने एक मर्तबा फिर उसकी बात काट दी। सिर्फ ये बताओ कि उसने चौधरी की हवेली में से कुछ चुराया है या नहीं? इसे कुछ भी चुराने का मौका नहीं मिल सका, वो मुतामिलाना अंदाज में बोला। कदीर की पसपाई को देखकर मुझे यकीन हो गया कि इस मामले के पीछे कोई और ही कहानी है। जो कुछ नज़र आ रहा है या ये कि जो कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही है, हकीकत इससे कतई मुख्तलिफ थी। कदीर का जारिहाना अंदाज और फिर अचानक नरम पड़ जाना इस अमर पर दलालत करता था कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। मैंने अपना एक ख़ास जहन बनाने के बाद कदीर से पूछा, हुसैनाबाद मेरे थाने से कोसों दूर तो नहीं? इतना बड़ा वाक़या हो गया और चौधरी साहब कहीं नज़र नहीं आ रहे, कहाँ हैं वो? जनाब, चौधरी साहब उधर हवेली ही में हैं, कदीर ने जवाब दिया। इनकी तबीयत रात ही से ठीक नहीं, इसीलिए उन्होंने मुझे थाने भेजा है। कदीर की वजह से मेरा दिल मुतमईन न हो सका। ये तो मुझे बड़े वाज़े अंदाज में महसूस हो गया था कि इस मामले की तह में ज़रूर कोई हेर फेर है। क्या हेर फेर है, इस बात का पता लगाने के लिए ज़रूरी था कि मैं कदीर को फिलफौर चलता कर दूं और मुबैना चोर यानी शकीर से तन्हाई में पूछगछ करूं। इस फैसले पर पहुंचने के बाद मैंने कदीर से कहा, ठीक है, समझ लो कि मैंने इस बंदे को गिरफ्तार कर लिया है, अब ये मेरे कब्जे में है, तुम वापस जा सकते हो। जनाब, मैं चौधरी साहब को जाकर क्या कहूँ? उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। इनसे कहना कि मैं चोर से कड़ी पूछगछ कर रहा हूँ, मैंने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। जो भी नतीजा बरामद हुआ सामने आ जाएगा। अगर शाम तक चौधरी साहब की तबीयत ठीक हो जाए तो वो थाने आकर मुझसे मुलाकात कर लें। जी बहुत अच्छा, वो मुतामिलाना अंदाज में बोला।
میں نے قدیر کے اطمینان اور تسلی کی خاطر اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے کانسٹیبل اسلم کمبو کو آواز لگائی۔ اگلے ہی لمحے وہ چراغی جن کے مانند میرے سامنے حاضر ہو گیا۔ میں نے تحقیرانہ انداز میں کہا، اسلم، اس چور کی اولاد کو حوالدار جہانگیر کے حوالے کر دو۔ میں نے شاکر کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ میں تھوڑی دیر بعد اس سے تفتیش کرتا ہوں۔ اوئے چلو، اسلم نے شاکر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، در حوالات میں تمہاری خدمت کرتے ہیں۔ بات ختم کرتے ہی اسلم نے استفساریہ انداز میں میری طرف دیکھا تو میں نے نگاہوں میں اسے سمجھا دیا کہ ملزم شاکر کے ساتھ کسی قسم کی سختی نہیں کرنی۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور شاکر کو لے کر چلا گیا۔ میرے ان جارحانہ احکام نے قدیر کو بڑی حد تک مطمئن کر دیا تھا۔ وہ بھی مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اس کے رخصت ہونے کا مطلب یہی تھا کہ اس کے ساتھ آنے والے نصف درجن افراد بھی تھانے کی حدود سے جا چکے تھے۔ ان کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے ASI یونس مرزا کو اپنے پاس بلا لیا۔ یونس مرزا بہت ہی محنتی اور پرعزم پولیس آفیسر تھا۔ اس کا شمار ان پولیس اہلکاروں میں ہوتا تھا جن میں ترقی کرنے کی بے پناہ صلاحیت پائی جاتی ہے اور دنیا کی کوئی بھی منفی طاقت ان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ان دنوں ایک خوفناک اور لرزہ خیز قتل کی تفتیش چل رہی تھی۔ اسی سلسلے میں نے ایک اہم مشن یونس مرزا کے حوالے کر رکھا تھا۔ ابھی میں نے اسی سلسلے میں اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ اس نے میرے پاس آ کر سلیوٹ کیا اور بڑی شائستگی سے بولا، جی حکم ملک صاحب۔ یونس، تم آج لاہور روانہ ہو جاؤ۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، میری SP صاحب سے بات ہو گئی ہے۔ انہوں نے ہمارے مسئلے کے بارے میں لاہور پولیس ہیڈ کوارٹر کو بتا دیا ہے۔ وہ لوگ تم سے بھرپور تعاون کریں گے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ فرمانبرداری سے بولا۔ میں 15-20 منٹ میں نکلتا ہوں۔ تمام تحقیقی اور تفتیشی کام مکمل کر کے واپس آنا ہے۔ میں نے اس پر واضح کرتے ہوئے کہا، اگر رات کو لاہور میں رکنا بھی پڑ جائے تو خیر ہے۔ جی میں سمجھ گیا، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، میں آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ ASI یونس مرزا کو لاہور روانہ کرنے کے بعد میں نے چور شاکر کو اپنے پاس بلا لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ میری میز کی دوسری جانب کھڑا تھا۔ میں نے گھور کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا، یوں ہی کھڑے ہو کر میرے سوالوں کے جواب دو گے یا میں تمہیں بیٹھنے کا موقع دوں؟ آپ تھانے کے مالک ہیں سرکار۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی مرضی ہے، جو بھی کریں۔ اگر تم سچ بولنے کا وعدہ کرو تو میں کرسی پر بیٹھنے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ تھانے دار صاحب، وہ لجاجت بھرے لہجے میں بولا، رب کی قسم میں نے ابھی تک آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا اور آگے بھی سچ بولنے کا وعدہ کرتا ہوں جی۔ تو یہ بات درست ہے کہ تم نے چودھری بشارت کی حویلی میں کوئی چوری ووری نہیں کی؟ میں نے تصدیق طلب انداز میں پوچھا۔ میں نے چودھری صاحب کی حویلی سے ایک تنکا بھی نہیں چرایا جناب، اس نے جواب دیا۔ آپ چاہیں تو میں بڑی سے بڑی قسم اٹھانے کو تیار ہوں۔ میرا کام قسمیں کھانے یا قرآن پاک اٹھانے سے نہیں چلتا اور نہ ہی میں اپنے محکمہ جاتی فرائض میں ان معاملات کو لانے کے بارے میں سوچ بھی سکتا ہوں۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں صرف تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں اور یہ بھی واضح کر دوں کہ اگر کسی بھی مرحلے پر تمہاری دروغگوئی پکڑی گئی تو پھر ذہن میں یہ بھی رکھو کہ مجھ سے زیادہ ظالم اور جابر اور کوئی نہیں ہوگا۔ میری اس ڈھکی چھپی سنگین دھمکی پر وہ ایک جھرجھری لے کر رہ گیا، پھر معتدل انداز میں بولا، یقین کریں تھانے دار صاحب، میں آپ سے بالکل جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اچھی بات ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور کہا، بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی سی جھجک کے بعد وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، مجھے اس کیس میں کسی بڑی گڑبڑ کا احساس ہو چکا تھا۔ قدیر کا رویہ یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ ہر قیمت پر شاکر کو چوری والے معاملے میں پھنسا کر کڑی سزا دلوانے کی خواہش رکھتا تھا اور یہ بھی ظاہر تھا کہ یہ قدیر کی ذاتی خواہش نہیں ہو سکتی تھی۔ اس تمام تر کارروائی کے پیچھے یقیناً چودھری بشارت علی کا ذہن کام کر رہا تھا۔ حقائق کی تہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میں بہلا پھسلا کر اور اسے اعتماد کا یقین دلا کر کچھ اگلوانے کی کوشش کروں۔ میں اس پالیسی کا حامی تھا کہ اگر سیدھی انگلی سے گھی نکل سکتا ہو تو پھر انگلی کو ٹیڑھا کر کے تکلیف اٹھانے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، اور میں اس وقت یہی کر رہا تھا۔ تو یہ بھی غلط ہے کہ تم حویلی کے اندر داخل ہوئے تھے؟ میں نے شاکر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے سوال کیا۔ ان لوگوں نے تمہیں حویلی کے پچھواڑے سے پکڑا تھا؟ جی ہاں۔
चौधरी साहब के बंदे सरासर झूठ बोल रहे हैं, वो थूक निगलते हुए बोला। मैंने हवेली के अंदर बिल्कुल कदम नहीं रखा। इन लोगों ने मुझे हवेली के पीछे खेतों के अंदर से पकड़ा है। तुम हवेली के पिछवाड़े कर क्या रहे थे? जनाब, वो हिचकिचाहट आमेज अंदाज में बोला। मैं रफ़े हाजित के लिए उस तरफ गया था। शाकिर की वजाहत समझ में आने वाली बात थी। मैंने वो इलाका अच्छी तरह देख रखा था। चौधरी की हवेली के अंदर जाने का तो कभी इत्तेफाक नहीं हुआ था। ताहम महकमा जाती ज़रूरत के तहत कई मरतबा इधर से गुज़र ज़रूर हुआ था। चौधरी की बशारत अली की हवेली के अक़ब में तहत निगाह सब्ज़ो शादाब खेतों का सिलसिला फैला हुआ था। चौधरी के बंदों ने तुम्हें कब पकड़ा था? मैंने शाकिर के चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए पूछा। आधी रात को जी, उसने जवाब दिया। यही कोई 11 बजे का वक्त होगा। और इस वक्त से तुम इन्हीं लोगों के पास थे? मैंने हैरत से आंखें फैलाते हुए सवाल किया। हाँ जी, वो फरियादी नज़र से मुझे देखते हुए बोला। उन्होंने मुझे बहुत मारा है जी, और ठंडी ठार रात में मुझे डंगरों वाले बाड़े में बंद करके भी रखा है। ये बहुत जालिम लोग हैं जनाब। क्या इस दौरान में तुम्हारी चौधरी से भी मुलाकात हुई है? जी, आज सुबह मुझे चौधरी साहब के सामने पेश किया गया था, उसने दुखी लहजे में जवाब दिया। कदीर और जब्बार ने मेरे सामने चौधरी साहब को बताया कि उन्होंने चोर को पकड़ लिया है। चौधरी साहब मुझे ऐसी नज़र से देखने लगे जैसे सदियों से इन्हें मेरी ही तलाश थी। उन्होंने गुस्से भरे अंदाज में मुझसे वही सवाल किए जो आपने किए हैं। मैंने चौधरी साहब के सामने भी सच बोला। इस पर चौधरी साहब ने भी मुझे 2-4 थप्पड़ मारे और मेरी पसलियों पर ठुड्डे भी रसीद किए। फिर अपने डशकरों से कहा, ये कमजात ऐसे नहीं मानेगा, इसे थाने में बंद करा दो, मैं बाद में थानेदार से खुद बात कर लूँगा। लम्हे भर को रुककर उसने सांस दुरुस्त की और फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला। अब किसी भी वक्त चौधरी साहब थाने आकर आप पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि आप मेरे साथ बदतरीन सलूक करें। बात ख़त्म करके वो रहम तलब अंदाज में मुझे तकने लगा। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ सरकार। देखो शाकिर, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैंने आज तक अपने अफसराने बाला का नाजायज़ दबाव तस्लीम नहीं किया, तो ये चौधरी बशारत अली मेरे सामने क्या बेचता है? इस सिलसिले में तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। अगर तुमने कोई जुर्म नहीं किया और मेरे सामने किसी गलत बयानी से काम नहीं लोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया थानेदार साहब, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला। आप दूसरे पुलिस वालों से बहुत मुख्तलिफ हैं। मैंने उसके आखिरी जुमले पर तवज्जो नहीं दी और बदस्तूर गहरी संजीदगी से कहा, शाकिर, तुम्हारी बातों और चौधरी बशारत के रवैये से तो यही जाहिर होता है कि वो लोग काफ़ी दिनों से तुम्हारी तलाश में थे। ऐसा क्यों? इस बात की वजाहत तुम करोगे? जनाब, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो उलझन ज़दा अंदाज में मुझे देखते हुए बोला। मैंने तो चौधरी साहब का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर क्या? मेरे अंदाज से झुंझुलाहट झलकने लगी। चौधरी का दिमाग ख़राब हो गया है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब, वो राज़दाराना लहजे में बोला। मुझे भी यही लग रहा है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम्हें क्या लग रहा है? कि चौधरी साहब का दिमाग ख़राब हो गया है। उसकी संजीदगी में ज़रा सी भी कमी वाक़ई ना हुई। मैंने कदरे सख्त लहजे में इस्तफ़सार किया। मतलब क्या है तुम्हारा? जनाबे वाला, वो बदस्तूर आवाज़ को धीमा रखते हुए बोला। जब से चौधरी साहब ने दूसरी शादी की है, इनका रवैया बड़ा अजीब सा हो गया है। ये बात मेरे इल्म में थी कि कोई 6-7 माह पहले हुसैनाबाद के चौधरी बशारत अली ने दूसरी शादी कर ली थी। इससे ज़्यादा तफसीलात मेरे इल्म में नहीं थी। मुबैना चोर शाकिर की ज़बानी चौधरी की दूसरी शादी का जिक्र सुना तो मेरे अंदर खुद ब खुद उसके बारे में जानने का इश्तियाक पैदा हो गया। चौधरी साहब की दूसरी शादी का इसके बदले हुए रवैये से क्या ताल्लुक़ है? मैंने टटोलने वाले अंदाज में दरियाफ्त किया। ज़रा वजाहत तो करो कि दूसरी शादी के बाद चौधरी तुम्हारे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गया है? जनाब, ये बात सिर्फ मेरे पीछे पड़ने की नहीं है, उसने आंखें फैलाते हुए कहा। मैं समझता हूँ कि इसे नूर हुसैन की बद्दुआ लगी है, जिससे चौधरी साहब का दिमाग काबू में नहीं, इसीलिए वो उल्टी सीधी हरकतें करते फिर रहे हैं। शाकिर की बेरब्त बातें मेरे पल्ले तो नहीं पड़ रही थीं, ताहम मेरे अंदर एक आवाज़ उठ रही थी कि इन बातों के पीछे कोई राज छुपा हुआ है। मैंने कुरेदने का अमल जारी रखते हुए शाकिर से पूछा, चौधरी की दिमागी हालत और उसकी अजीब व गरीब हरकतों पर हम बाद में बात करेंगे। पहले तुम मुझे ये बताओ कि नूर हुसैन कौन है और उसने चौधरी को बद्दुआ क्यों दी है? नूर हुसैन भी हुसैनाबाद ही में रहता है थानेदार साहब, वो वजाहत करते हुए बोला। वो अपने माँ बाप की अकलौती औलाद है। इसका बाप सब्जी मंडी में एक आड़ती के पास मुंशीगिरी करता है।
नूर हुसैन भी उधर सब्जी मंडी ही में पल्लेदारी का काम करता है। और जहाँ तक नूर हुसैन की बद्दुआ का ताल्लुक है जनाब, वो थोड़ी देर के लिए रुका, एक गहरी सांस ली, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोला, नूर हुसैन की जगह अगर मैं भी होता तो चौधरी साहब के लिए मेरे दिल से बद्दुआ ही निकलती। पर चौधरी ने नूर हुसैन के साथ ऐसा क्या बुरा कर दिया है? मैंने उलझनज़दा लहजे में सवाल किया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने चौधरी साहब की दूसरी शादी का जिक्र किया है न जी, वो गहरी संजीदगी से बोला। चौधरी साहब ने खूबसूरत लड़की नौरीन से शादी की है। ये नौरीन पहले नूर हुसैन की मंगेतर थी। क्या? मैंने बेसाख्ता कहा। जी, मैं सच कह रहा हूँ, वो अपनी बात में जोर भरते हुए बोला। नूर हुसैन और नौरीन की मंगनी कोई 1 साल तक रही, फिर चौधरी साहब नौरीन पर रीझ गए। उन्होंने नौरीन की माँ खालदा को पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई कि उसने नौरीन और नूर हुसैन की मंगनी तोड़ दी और बाद में नौरीन की शादी चौधरी साहब से कर दी। ओह, तो ये हुआ था? मैंने पुरख्याल अंदाज में फिर पूछा। क्या इस मौके पर नौरीन के बाप या नूर हुसैन के वालिदैन में से किसी ने शोर नहीं मचाया? जनाब, नूर हुसैन का बाप इसहाक तो कई साल पहले ही इंतकाल कर चुका है, शाकिर ने जवाब दिया। और नूर हुसैन के वालिदैन बेचारे गरीब लोग हैं, वो चौधरी साहब के आगे क्या शोर मचाएंगे। अलबत्ता मैंने इन्हें नौरीन की माँ खालदा को गालियाँ देते हुए सुना है। दुखे हुए दिल से कभी किसी के लिए दुआ तो नहीं निकल सकती ना? उसने लम्हाती तवक्कुफ के बाद इन अल्फाज में इजाफा किया। अब आप नूर हुसैन की बेबसी का खुद ही अंदाज़ा लगा लें। चौधरी साहब ने उसके साथ जो कुछ किया है, इसके बाद वो दिल ही दिल में इन्हें बद्दुआएं भी नहीं देगा तो क्या फूलों के हार पहनाएगा। चौधरी बशारत अली की दूसरी शादी जुल्म जबर की एक छोटी सी दास्तान थी। गांव देहात हो या शहर, इस नौयत की दास्तानें देखने और सुनने को मिल जाती हैं। ज़माने का दस्तूर यही है कि ताकतवर का सिक्का चलता है और कमज़ोर को हर हाल में मुतासिर होना पड़ता है। मुतासिरीन के दिल से जालिमों और जाबरों के लिए यकीनन बद्दुआएं ही निकल सकती हैं। सो नूर हुसैन किसी भी सूरत में चौधरी की खैर खाही के बारे में नहीं सोच सकता था। मैंने मज़ीद 15 मिनट तक घुमा फिरा कर शाकिर से मुख्तलिफ सवालात किए और मुझे यकीन हो गया कि वो किसी भी पहलू से कसूरवार नहीं था। मैंने उससे नौरीन और नूर हुसैन और चौधरी बशारत के हवाले से अच्छी खासी मालूमात हासिल कर ली और आखिर में कहा, शाकिर तुम्हें आज का दिन मेरे थाने के हवालात में गुजारना होगा। वो क्यों जी? उसने उलझनज़दा अंदाज में मुझे देखा। जब मैंने कोई गुनाह नहीं किया तो फिर आप मुझे कैद क्यों कर रहे हैं? घर में मेरे माँ बाप परेशान होंगे, मुझे जाने दें जनाब। जाने दूंगा मगर कल सुबह, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। इसकी हैरत दो चंद हो गई। मैं समझा नहीं जनाब। मैंने उसे समझाया, पहली बात तो ये कि मैं एक दिन तक तुम्हें अपने पास रखकर तुम्हारे बयान की तस्दीक करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी बताई हुई बातों में कोई खोट ना निकली तो कल सुबह तुम्हें बाइज्जत रिहा कर दिया जाएगा और तुम जितनी देर इस थाने के हवालात में रहोगे तुम्हारे साथ किसी किस्म की सख्ती नहीं बरती जाएगी। तुम्हें साफ सुथरा खाना मिलेगा और रात को सोने के लिए तुम्हें गर्म कंबल भी फराहम किया जाएगा। हवालात की रात चौधरी बशारत के बाड़े में गुजरने वाली रात से ज़्यादा आरामदेह और फरत बख्श होगी। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी नज़र से उसकी तरफ देखा और इजाफा करते हुए कहा, दूसरी बात यह कि तुम हुसैनाबाद की बनिस्बत यहाँ थाने में ज़्यादा महफूज हो। अगर बाहर घूमते फिरते दिखाई दिए तो चौधरी के बंदे फिर तुम्हारी ठुकाई करेंगे और हो सकता है कि जान ही से मार डालें। उसने मेरी संगीन बातों के जवाब में एक खौफज़दा झुरझुरी ली, ताहम मुंह से कुछ भी नहीं बोला। मैंने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, और जहाँ तक तुम्हारे माँ बाप का ताल्लुक है तो वो अगर तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आएंगे तो मैं इनकी तसल्ली खुद करा दूंगा। तुम्हें इस सिलसिले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरी बात इसकी समझ में सही तौर पर बैठ गई तो उसने गर्दन को हंसपाती जुम्बिश दी और बड़ी फर्माबरदारी से बोला, जी अच्छा। मैंने हवलदार जहांगीर को अपने पास बुलाकर शाकिर के हवाले से चंद ज़रूरी हिदायत दी। वो शाकिर को अपने साथ लेकर हवालात की जानिब बढ़ गया। चौधरी बशारत अली की दूसरी शादी में मेरी दिलचस्पी अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। शाकिर ने अपनी सीधी बातों में जो इंकिशाफात किए थे वो गहरी तवज्जो के मुतकाज़ी थे। आगे बढ़ने से पहले मैं इस हवाले से कुछ तफसील आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जैसा कि आप जान चुके हैं, नूर हुसैन एक कमज़ोर और गरीब शख्स था। वो सब्ज़ी मंडी में अपने पल्लेदारी करता था। उसका बाप करीम बख्श शुजात महर नामी एक आड़ती के पास मुंशी लगा हुआ था। करीम बख्श के बारे में मुझे ये भी पता चला कि तहरीक आज़ादी से कबल वो ब्रिटिश आर्मी में एक सिपाही की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुका था।
वो इस ज़माने का प्राइमरी पास था, इसलिए शुजात बहन ने उसे लिखने पढ़ने का काम दे दिया था, जबकि उसके मुकाबले में नूर हुसैन ने स्कूल का मुंह ही नहीं देखा था। जब भी वो सेहतमंद और तवाना होने के बावजूद भी सब्जी और फल के टोकरे उठाने पर मामूर था। प्राइमरी तालीम को आप हिकारत की नज़र से ना देखें। अगर आजकल के नौजवानों को बुरा ना लगे तो मैं इंतहाई माजरत के साथ ये ज़रूर कहूँगा कि इस ज़माने का प्राइमरी आज के एमए पास से ज़्यादा काबिल और होनहार हुआ करता था। खैर, नूर हुसैन की नौरीन से 1 साल तक मंगनी रही और फिर चौधरी बशारत के बीच में कूदने से ये मंगनी न सिर्फ टूट गई बल्कि चौधरी और नौरीन की शादी भी हो गई। और अब इस वाक़ये को भी कमोबेश 6 माह गुजर गए थे। इस नाखुशगवार वाक़ये बल्कि अजीम सानहे पर करीम बख्श और उसकी बीवी चांद बीबी चौधरी बशारत अली और नौरीन की माँ खालदा को पीठ पीछे ही बुरा भला कह सकते थे, सो वो कह रहे थे। और जहाँ तक नूर हुसैन का ताल्लुक है तो वो यकीनन दिल मसोस कर रह गया होगा। वो भी चौधरी का बिगाड़ तो कुछ नहीं सकता था। बहरहाल इसे चौधरी को बद्दुआएं देने से कोई नहीं रोक सकता था। मुबैना चोर शाकिर ने भी इसी जानिब इशारा किया था। शाकिर ही के मुताबिक काफ़ी अर्सा पहले नौरीन के बाप इसहाक का इंतकाल हो गया था। नौरीन से एक छोटा भाई आरिफ था जिसकी उम्र 14 साल के आसपास ही रही होगी। नौरीन चौधरी से शादी के वक्त 20 साल की थी। इस शादी से पहले खालदा की गुजर बसर किरियाने की एक छोटी सी दुकान पे थी जो उसने घर के बैरूनी कमरे में ही खोल रखी थी। खालदा खुद ही पूरा दिन वो दुकान चलाती थी, ताहम गाहे बगाहे आरिफ और नौरीन भी उसकी मदद कर दिया करते थे। शादी के बाद इन लोगों का रंग ढंग और रहन सहन बिल्कुल बदल कर रह गया था। नौरीन छोटी चौधराइन बनकर चौधरी बशारत की हवेली में पहुंच गई थी। नौरीन ही के सदके खालदा को चौधरी ने एक साफ सुथरा मकान दिलवा दिया था। उसके अलावा 5 एकड़ ज़रई ज़मीन भी उसके नाम कर दी थी और गाहे बगाहे माली मदद भी कर रहा था। गोया अब इसे किरियाने की दुकान चलाने की कोई ज़रूरत नहीं रही थी। वो कानूनी और शरई लिहाज से चौधरी बशारत अली की सास का मकाम हासिल कर चुकी थी। चौधरी को किसी भी सूरत ये गवारा ना होता कि उसकी सास दुकानदारी करती फिरे। चौधरी ने उसे जितनी ज़मीन दे दी थी उसकी पैदावार खालिदा और आरिफ की गुजर बसर के लिए काफ़ी थी। इसके अलावा चौधरी अक्सर व पेशतर उसे माली ताउन भी फराहम कर रहा था। आगे बढ़ने से पहले कुछ जिक्र चौधरी की पहली बीवी का भी हो जाए। चौधरी की ज़ौजाए अव्वल का नाम कुलसुम था। कुलसुम 40 का हिंसा अबूर कर चुकी थी और चौधरी बशारत से इसकी शादी को लगभग 15 साल गुजर गए थे। कुलसुम के साथ एक बहुत बड़ी ख़ानदानी कमज़ोरी भी नथी थी। उसके बाप चौधरी हशमत ऑफ मौजा कर्मावाली ने 2 शादियाँ की थीं। पहली बीवी से कुलसुम और दूसरी बीवी से वकास नामी लड़का पैदा हुआ था। जब कुलसुम जवान हुई तो उसकी माँ का इंतकाल हो गया। कुछ अरसे के बाद उसका बाप चौधरी हशमत भी बीमार रहने लगा। चौधरी हशमत ने इस हकीकत को बड़ी गहराई से महसूस कर लिया था कि उसकी दूसरी बीवी फिरदौस और उसका नौजवान बेटा चौधरी वकास कुलसुम से शदीद तरीन नफरत करते थे। इसके साथ ही चौधरी को गैर महसूस तौर पर यह भी यकीन हो गया था कि अब वो ज़्यादा अरसे तक जी ना सकेगा। लिहाजा उसने अपनी आंखें बंद होने से पहले कुलसुम की शादी चौधरी बशारत से कर दी। इस शादी के बाद 1 साल के अंदर ही चौधरी हशमत का इंतकाल हो गया था। चौधरी हशमत एक दाना और बीना शख्स था। कुलसुम की शादी के वक्त उसने अपनी ज़िंदगी ही में ज़मीन और जायदाद का बंटवारा भी कर दिया था। भारी मालियत के सोने चांदी के जेवरात के अलावा लगभग 50 एकड़ ज़रई ज़मीन भी कुलसुम के हिस्से में आई थी। कुलसुम ने चौधरी बशारत के साथ एक बीवी की हैसियत से कमोबेश 15 साल गुजार दिए थे, लेकिन चौधरी के लिए कोई औलाद पैदा न कर सकी। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी कदर कीमत और अहमियत कम होती गई। चुनांचे अब चौधरी बशारत ने 6-8 माह पहले नौरीन से दूसरी शादी कर ली थी। चौधरी बशारत की हवेली में एक अहम किरदार इरफान का भी था। इरफान की उम्र 6 साल थी और वो चौधरी के छोटे भाई चौधरी शराफत अली का बेटा था। चौधरी शराफत अली मौजा रानीपुर का रहने वाला था। इरफान को नहायत ही कम उम्री में चौधरी बशारत ने एडॉप्ट कर लिया था। कुलसुम की एक बड़ी ख़ानदानी कमज़ोरी का मैंने पीछे जिक्र किया है और वो कमज़ोरी ये थी कि इसके पीछे कोई नहीं था। शादी के फ़ौरन बाद उसका मेका ख़त्म हो गया था। उसकी सौतेली माँ फिरदौस और सौतेला भाई उसकी शक्ल देखने के रवादार नहीं थे। कोई इखलाकी मदद या ताउन करना तो बहुत दूर की बात है।
लिहाजा शादी के बाद चौधरी बशारत अपने भतीजे इरफान को एडॉप्ट कर रहा था तो वो एक लफ्ज़ मुखालफत का अपनी ज़ुबान पर ना ला सकी। इसी तरह जब चौधरी ने दूसरा ब्याह रचाया तो भी वो कोई सदाए एहतजाज बुलंद ना कर सकी, क्योंकि वो चौधरी बशारत के मिजाज और ख़ुद पसंदी से अच्छी तरह आगाह थी। इसके पास खामोश रहकर अपने हालात के साथ समझौता करने के सिवा और कोई चारा कार नहीं था। ये तमाम हालात इतनी तफसील के साथ बयान करने का मकसद ये है कि आगे चलकर इस कहानी के मुताले के दौरान में आपका जहन केस के पस मंज़र के हवाले से किसी उलझन का शिकार न हो जाए। दोपहर से कुछ देर पहले मुबैना चोर शाकिर अली के घर से उसका बाप जमील और माँ रशीदा थाने पहुँच गए। जैसा कि ऊपर बता चुका हूँ, ये लोग खेत मजदूर थे और मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। वो बुढ़िया और बूढ़ा इस बात से वाकिफ नहीं थे कि इनका बेटा गुज़िश्ता रात से गायब था। इन्हें इसकी गुमशुदगी के बारे में आज सुबह ही पता चला था और वो उसे देखने सीधे थाने आ गए थे। कमाल है, मैंने जमील की आंखों में देखते हुए कहा। शाकिर आधी रात से गायब था और आप लोगों को उसकी कुछ खबर ही नहीं। सरकार, हम दोनों पूरा दिन खेतों में काम करते करते इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि घर आने के बाद किसी चीज़ का होश नहीं रहता। शाकिर का बूढ़ा बाप वजाहत करते हुए बोला। रात का खाना खाकर हम लोग सो जाते हैं। शाकिर रात को देर से घर आता है, हमें कुछ पता नहीं चलता कि वो कब आया और कब सोया। इसको भी अपने साथ खेतों में लेकर जाया करो ना, मैंने तंजिया लहजे में कहा, ताकि ये भी थकन से इतना चूर हो जाए कि आप लोगों से भी पहले खर्राटे लेने लगे। कभी कभी ये भी जाता है उधर मजदूरी करने, रशीदा बेटे की हिमायत करते हुए बोली। कभी कभी क्यों, मैंने तेज़ लहजे में बड़ी बी से इस्तफसार किया। इस सरकारी सांड को कोई शर्म हया भी है कि नहीं? बूढ़े माँ बाप सारा दिन मेहनत मशक्क़त करते हैं और इसे आवारा फिरने ही से फुर्सत नहीं। ये मजबूर है बेचारा, रशीदा बेटे की हिमायत जारी रखते हुए बोली। ये जानबूझकर ऐसा नहीं करता। मैंने पूछा, क्या मजबूरी है इसकी? जनाब, इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। इस मर्तबा जमील ने मेरे सवाल का जवाब दिया। पिछले 1 माह से शाजी का इलाज हो रहा है। उन्होंने कहा है कि शाकिर को मुकम्मल ठीक होने में 1 साल लग जाएगा। वैसे जब से शाजी ने इसका इलाज शुरू किया है ये काफ़ी बेहतर है, रशीदा ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली। ये शाजी कौन है? मैं पूछे बिना न रह सका। पीर घुम्मन शाह जनाब, जमील ने गहरी संजीदगी से बताया। उधर नहर के किनारे इनका आस्थाना है। चौधरी बशारत अली की हवेली के मशरकी पहलू में शुमालन जुनूबन एक नहर गुजरती थी। ये एक छोटी नहर थी जो अपने दोनों किनारों पर फैले हुए खेतों को सैराब करने का फरीज़ा अंजाम देती थी। शाहजी ने बीमारी क्या बताई है? मैंने बूढ़े जमील की आंखों में झांकते हुए सवाल किया। वो कहते हैं कि शाकिर के दिलो दिमाग पर हवाई चीज़ों के असरात हैं, जमील ने इंकिशाफ अंगेज़ लहजे में बताया। शाहजी चिल्ला काट रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला जल्द ठीक हो जाएगा। जब हम किसी चीज़ के साथ, किसी बात के साथ इंशाअल्लाह के अल्फाज नथी कर देते हैं तो इसका वाज़े मतलब यही होता है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो, या अगर अल्लाह की मर्ज़ी हुई तो। अपने किसी काम में अल्लाह की रज़ा और मंशा को शामिल करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस मौके पर अपने अमल का जायज़ा लेना भी निहायत ज़रूरी होता है। अल्लाह पाक तो हर इंसान की बेहतरी और भलाई ही चाहते हैं। अगर हम किसी काम में बेहतरी की उम्मीद रखते हैं तो अपने अमल को इस काम के मुताबिक बनाना भी ज़रूरी होता है, लेकिन आम तौर पर देखने में यही आया है कि हमारा अमल तो किसी और सिमत में जा रहा होता है और हम उसके बरक्स अल्लाह की रज़ा और हिमायत चाह रहे होते हैं। बहरहाल हम सब पर अल्लाह रहम फरमाए। हवाई चीज़ें, मैंने जमील की बात के जवाब में कहा। मतलब ये कि कोई परिंदा वगैरह? मैंने दानिस्ता मसनूई लाइल्मी का इजहार किया तो रशीदा ने बेयकीनी से मुझे देखा और अपने अल्फाज में ज़ोर भरते हुए बोली, नहीं थानेदार जी, शाहजी का मतलब है कि आसेब और साया वगैरह, वो मखलूक जो किसी को नज़र नहीं आती, वो मखलूक जो सिर्फ घुमन शाह को नज़र आती है। मैंने तंजिया लहजे में इस्तिफसार किया। है ना? आपको यकीन नहीं आ रहा थानेदार साहब? जमील ने मजबूत लहजे में कहा। लेकिन ये सच है कि जब से शाहजी ने शाकिर का इलाज शुरू किया है धीरे धीरे इसकी तबीयत ठीक होती जा रही है, इसीलिए अब उसने चोरी चकारी शुरू कर दी है। मैंने कहा, जी ये आप क्या कह रहे हैं? वो बैक वक्त चौंक कर मुझे देखने लगे। मैंने इन्हें चौधरी बशारत अली और उसके बंदों के शाकिर पर आयद करदा इल्ज़ामात के बारे में तफसीलन बताया।
उन्होंने हैरत से आंखें फाड़ कर मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर एक मर्तबा फिर बैक ज़बान बोले, हमारा बेटा चोरी नहीं कर सकता जी। तमाम वालिदैन अपनी निकम्मी औलाद के बारे में कुछ इसी किस्म के ख्यालात रखते हैं। मैंने बेजारी से कहा, जाओ तुम लोग हवालात में अपने बेटे से मुलाकात कर लो। फिर मैंने एक कांस्टेबल को बुलाकर जमील और रशीदा को उसके हमरा हवालात की तरफ रवाना कर दिया। मैंने शाकिर से पूछगछ करने के दौरान में बगौर उसका जायज़ा भी लिया था। ठीक है, वो बेरब्त और सादी गुफ्तगू करता था और उसका फोकस भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद बिगड़ने लगता था, लेकिन मुझे उसमें हवाई चीज़ों वाली कोई अलामात दिखाई नहीं दी थी। मेरा तजुर्बा बताता है कि हवाई चीज़ों से निस्बत रखने वाले 100 केसेस में से 99 मुख्तलिफ किस्म के दिमागी और नफ्सियाती आर्ज़ों के नतीजे में सामने आते थे। इनका किसी मावराई मखलूक से कोई ताल्लुक़ नहीं होता था, और अगर इनका ढंग से किसी नफ्सियाती मुआलिज या जहनी अमराज के माहिर से इलाज कराया जाए तो हामिले अलामात तंदुरुस्त भी हो जाता है। बाकी रह गए 1% अफराद, तो वो वाक़ियतन किसी मावराई इलाज, जिसे आप रूहानी इलाज का नाम भी दे सकते हैं, उसी से ठीक हो जाते हैं। जिन्नात और दीगर शरीर मखलूक़ात के वजूद से तो इनकार मुमकिन नहीं, लेकिन बदी की कुव्वतें इतनी भी आम कार फरमा नहीं हैं जितनी कि घुम्मन शाह टाइप रूहानी मुआलिजों ने मशहूर कर रखी हैं। बात दरअसल ये है कि इस टाइप के मुआलिजों का धंधा ही इसी बुनियाद पर चलता है। जैसा कि मैंने ऊपर अर्ज़ किया, 100 मरीजों में से कोई एक आध वाक़ियतन किसी मावराई आर्ज़े में मुब्तला होता है। बिल्कुल वैसे ही 100 रूहानी मुआलिजों में से कोई एक आध ही माहिर इल्म हुनर होता है। बाकी सब अपना कारोबार चमकाने वाले डब्बा पीर होते हैं। जमील और रशीदा 15-20 मिनट के बाद वापस मेरे पास आए और जमील ने मिन्नत रेज़ लहजे में मुझसे कहा, थानेदार साहब, मेरा बेटा बेकसूर है, आप उसे छोड़ दें। मैं उसे ज़रूर छोड़ दूंगा, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, लेकिन उस वक्त जब मुझे उसकी बेगुनाही का यकीन आ जाएगा। कम से कम कल सुबह तक उसका थाने में बंद रहना ज़रूरी है। लेकिन थानेदार जी, रशीदा ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर मैंने उसके बोलते ही बात काट दी। लेकिन कुछ नहीं रशीदा, मैंने जो कह दिया वही आखिरी बात है। तुम लोग बेफिक्र होकर जाओ, जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती शाकिर थाने में बंद रहेगा। इस बात का मैं वादा करता हूँ कि अगर वो किसी जुर्म में मुलविस नहीं तो उसे एक थप्पड़ भी नहीं मारा जाएगा। वो दोनों बेबसी से मुझे देखने लगे। एक बात मेरे हतमी लहजे ने उन्हें अच्छी तरह समझा दी थी कि मैं तसल्ली किए बगैर शाकिर को थाने से नहीं जाने दूंगा। थानेदार साहब, जमील ने लजाजत भरे लहजे में कहा, शाकिर ने बताया है कि रात को चौधरी के बंदों ने उसके साथ वहशियाना बर्ताव किया है और सुबह चौधरी साहब ने भी उस पर लात मुक्के बरसाए हैं। मैंने अभी तुम लोगों से शाकिर की सलामती और हिफाजत के हवाले से जो वादा किया है उसका ताल्लुक मेरे थाने से है। मैंने उन पर वाज़े करते हुए कहा, रात चौधरी की हवेली में इसके साथ कैसा सलूक किया गया है वो फ़िलहाल मेरी जिम्मेदारी में नहीं आता। अगर आपका बेटा बेगुनाह साबित हो जाता है तो फिर मैं चौधरी से ये सवाल ज़रूर करूँगा कि उसने शाकिर के साथ बदसलूकी क्यों की। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, अभी आप लोग जाकर चौधरी बशारत से पूछ सकते हैं कि उसने और उसके बंदों ने आपके बेटे को रात ज़दोकोब क्यों किया था। मेरे आखिरी जुमले ने इनके चेहरों पर कोफ्त उभार दी। उन्होंने मायना खेज नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखा। फिर जमील ने जहरीले लहजे में कहा, जनाब, चौधरी साहब को तो अल्लाह ही पूछेगा। आज सुबह जब चौधरी बशारत का ख़ास बंदा कदीर शाकिर को एक चोर की हैसियत से मेरे पास छोड़ गया था तो मैंने वापसी में उसके हाथ चौधरी के लिए एक पैगाम भिजवाया था कि वो किसी वक्त थाने आकर मुझसे मुलाकात करे। लेकिन जब दोपहर तक भी उसकी शक्ल नज़र न आई तो मैंने उससे मिलने हवेली जाने का फैसला कर लिया। मैंने कांस्टेबल शौकत से कहकर एक टांगा मंगवाया और उसे साथ लेकर चौधरी बशारत अली की हवेली पहुंच गया। अगरचे शाम होने में अभी 2 घंटे बाकी थे, लेकिन मौसम सरमा की मेहरबानी से ऐसा महसूस हो रहा था कि अब तब में मगरिब होने वाली है। हवेली के दाखिली गेट पर मैंने टांगा रुकवाया और चौधरी के लिए पैगाम भिजवाया कि मैं मलिक सफदर हयात, थाना इंचार्ज, उससे मिलने आया हूँ। चौधरी के मुलाजिम ने हम दोनों को बड़े एहतराम के साथ वसी और इस बैठक में बिठाया और ख़ुद चौधरी को हमारी आमद की इतला देने हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ चला गया। हवेली के अंदर आने का ये मेरा पहला इत्तेफाक था। मैंने इस रोज़ चौधरी की हवेली को जितना देखा
और जैसा पाया उसका नक्शा खींचना भी ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि ये ज़ेर नज़र केस का एक अहम हिस्सा है। वो एक वसी और इस हवेली थी जिसके मशरकी पहलू में थोड़े फासले पर एक नहर रवां दवां थी, और हवेली के अक़ब में यानी जुनूब की सिमत सरसब्ज़ और शादाब खेतों का सिलसिला बहुत दूर तक फैला हुआ था। मौज़ा हुसैनाबाद के अंदर से गुजरने के बाद गांव के आखिरी हिस्से में यह हवेली वाक़ थी। हवेली के बड़े गेट से अंदर दाखिल हों तो बाएं जानिब एक वसी और इस बैठक बनी हुई थी जिसमें बैक वक्त कम से कम 100 अफराद के बैठने की गुंजाइश नज़र आ रही थी। लोगों के बैठने के लिए वहाँ मुख्तलिफ किस्म की नशिस्तें रखी नज़र आ रही थीं, जिनमें मूढ़े, कुर्सियाँ, सोफ़े और फर्शी नशिस्त यानी दरियाँ भी बिछी हुई थीं। मेरे अंदाजे के मुताबिक वहाँ हर इंसान को उसके मर्तबे के मुताबिक बिठाया जाता था। बैठक की दीवारों पर मुख्तलिफ नौइयत के रोगनी और मुनक्किश फ्रेम भी आवेज़ा किए गए थे, जिनमें ज़्यादातर चौधरी ख़ानदान के बुज़ुर्गों की तस्वीर लगी दिखाई देती थीं। इस बैठक के मुतवाज़ी गेट की दाएं तरफ मुलाज़मों के लिए कमरे बने हुए थे, जिनकी तादाद 4 या 5 थी। इसके बाद हवेली का कुशादा सहन था, जिसमें दीवारों के साथ साथ फलदार और फूलदार दोनों तरह के पौधे और दरख्त अपनी बहार दिखला रहे थे। सहन के ऐन वस्त में मोटे तने वाला एक सायादार और घना बूढ़े बरगद का पेड़ कब्जा जमाए खड़ा था। इस बरगद का तना इतना मोटा था कि बिला मुबालगा किसी भी जवान के कलावे में नहीं आ सकता था। सहन के इख्तिताम पर हवेली का रिहायशी हिस्सा शुरू होता था, जो हवेली के इख्तिताम तक चला गया था। इस रिहायशी हिस्से के भी 2 पोर्शन थे, जो तामीर के एतबार से जुड़वां भाई नजर आते थे। एक हिस्से में कुलसुम, दूसरे हिस्से में नौरीन की रिहाइश थी। चौधरी का भतीजा इरफान कुलसुम वाले हिस्से में रहता था, जबकि दूसरी शादी के बाद चौधरी बशारत का ज़्यादातर हिस्सा हवेली के इस हिस्से में गुजरता था। जहाँ नौरीन रहती थी वो वहीं ज़्यादा वक्त गुजारता था। वो बाड़ा जहाँ पिछली रात शाकिर को ज़दोकोब किया गया था, वो हवेली से थोड़े ही फासले पर खेतों के बीच वाक़ था। इस बाड़े में चौधरी के माल मवेशी और दीगर ज़रई आलात रखे जाते थे। बाड़े के अंदर भी मुलाजमीन के लिए 2-3 नीची छतों वाले कमरे बने हुए थे। शाकिर को पिछली रात जानवरों की मय्यत में गुजारनी पड़ी थी। जो बंदा हमारी आमद की इतला लेकर हवेली के अंदर गया था, थोड़ी ही देर के बाद वो वापस आ गया और मेरी तरफ देखते हुए बोला, थानेदार साहब, आपको चौधरी साहब ने हवेली के अंदर बुलाया है। मैंने सवाल किया, चौधरी साहब बैठक में नहीं आ सकते? इनकी तबीयत ठीक नहीं है जनाब, मुलाजिम ने जवाब दिया, इसीलिए उन्होंने आपको अंदर आने के लिए कहा है। शौकत अली, मैंने अपने साथ आने वाले कांस्टेबल की तरफ देखते हुए कहा, तुम इधर बैठक ही में बैठो, मैं चौधरी साहब से मिलकर आता हूँ। कांस्टेबल ने इस बात में गर्दन हिलाने पर इत्तेफाक किया। मैं मुलाजिम की रहनुमाई में बैठक से निकल आया और कुशादा सहन को अबूर करके चौधरी बशारत की ख्वाबगाह में पहुँच गया। मुलाजिम मुझे चौधरी के पास छोड़कर वापस चला गया। चौधरी तकियों से टेक लगाए पलंग पर नीम दराज था। उसने हत्तुल इम्कान गर्मजोशी के साथ मुझसे मुसाफा किया और मुझे बैठने के लिए कहा। मैं उसके सामने ही एक मुनक्किश और आरामदेह चौबी कुर्सी पर बैठ गया, जो यकीनन चौधरी ने मेरे लिए ही वहाँ रखवाई थी। चौधरी साहब, आपने अपनी तबीयत को क्या कर लिया है? रस्मी अलेक सलेक के बाद मैंने पूछा। बस मलिक साहब, मौसम का असर है, वो कदरे धीमी आवाज़ में बोला। बुखार और ज़ुकाम ने अपने शिकंजे में जकड़ लिया है 2 दिन से, इसीलिए मैं आपसे मुलाकात करने थाने भी नहीं आ सका। आप नहीं आए तो मैं आ गया, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अपना ख्याल रखा करें चौधरी साहब, इस उम्र में मौसम की ज़रा सी ऊंच नीच क्या से क्या करके रख देती है। चौधरी बशारत की उम्र 50 से मुतजावज़ थी। इस उम्र में उमूमन मर्द के झुकने के इम्कानात न होने के बराबर होते हैं। ताहम चौधरी की सेहत और सर के बालों वगैरह से यही जाहिर होता था कि उसने अपनी सेहत और जवानी को मुफ्त का माल समझकर बड़ी बेदर्दी से इस्तेमाल किया था। मैंने अपनी बात में उसकी उम्र के हवाले से चुटकी ली तो वो फुरेरी लेकर बोला, मलिक साहब, मेरे आधे से ज़्यादा सफ़ेद बालों को देखकर आप मेरे बारे में कोई ऐसा वैसा अंदाज़ा कायम ना करने की कोशिश करें। ये तो दायमी नज़ले की वजह से सफ़ेद हो गए हैं। मैं तो अब भी बहुत से जवानों से ज़्यादा जवान और सेहतमंद हूँ। लगता था मैंने उसकी दुखती रग को छेड़ दिया था। मैं नहीं चाहता था कि किसी इख्तिलाफी मौजू में उलझकर वक्त बर्बाद करूँ, लिहाजा मैंने सूरत हाल को संभालते हुए जल्दी से कहा,
जनाब, ये बात तो मैंने आपकी नासाज तबीयत को देखते हुए एक मशवरे के तौर पर कही है, वरना आपकी सेहत और जवानी पर तो किसी को भी शक नहीं हो सकता। अगर ऐसी कोई बात होती तो आप 6 माह पहले 20 साल की एक लड़की से शादी न करते। मेरी वजाहत सुनकर उसकी आंखों में जुगनू से चमक उठे। इसी लम्हे चौधरी का मुलाजिम एक ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुआ। मज़कूरा ट्रे अनवाओ इकसाम की खुर्दोनोश की चीज़ों से भरी हुई थी। मुलाजिम ने चौधरी के हुक्म पर ट्रे को मेरे करीब एक मेज़ पर रख दिया और जाने के लिए मुड़ा ही था कि चौधरी ने उससे पूछा, तुमने बताया था कि थानेदार के साथ एक सिपाही भी आया है, उसके खाने पीने का भी कोई बंदोबस्त किया? जी चौधरी साहब, वो गर्दन को असबात में जुम्बिश देते हुए बोला, आपके हुक्म की तामील कर दी है जनाब। मुलाजिम के जाने के बाद चौधरी मेरी जानिब मुतवज्जा हुआ और ट्रे की तरफ इशारा करते हुए बोला, मलिक साहब, बातें तो होती रहेंगी, आप साथ साथ ये भी लेते जाएं। इसकी क्या ज़रूरत थी चौधरी साहब? मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, आपने खामखा ये तकल्लुफ़ किया। कोई मुझसे मिलने आए और कुछ खाए पिए बगैर वापस चला जाए, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो इसरारी लहजे में बोला, आपके इनकार या हिचकिचाहट को कबूल नहीं किया जाएगा। मैंने खाने पीने की अशिया से लदी फदी इस ट्रे का जायज़ा लिया। इसमें खोए वाला गाजर का हलवा, 2 पीस में कटे हुए बॉयल एग, बिस्किट, चाय और मुख्तलिफ़ किस्म के खुश्क मेवाजात रखे नज़र आ रहे थे। मैंने चौधरी की ख्वाहिश और मेहमान नवाजी के एहतराम में अपने लिए चाय के साथ चंद चीज़ें निकाली। फिर हमारे दरमियान बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। चौधरी ने मुझसे पूछा, मलिक साहब, इस बंदे ने कुछ बताया है? आपका इशारा इस मोटे शाकिर की तरफ है? जी हाँ, वही। वो जल्दी से बोला, उसने अपना जुर्म कबूल किया या नहीं? मैंने अब तक जितनी तफ्तीश की है, इसमें तो वो मुझे बेकसूर नज़र आता है। मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, इसके मुताबिक ना तो वो आपकी हवेली के अंदर दाखिल हुआ है और ना ही उसने आपकी कोई चीज़ चुराई है, बल्कि उसका तो दावा है कि आपके बंदों ने उसे हवेली के पिछवाड़े खेतों में से पकड़ा था। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, इसको रात भर जानवरों वाले बाड़े में रखकर जो मारपीट की गई, वो भी समझ में ना आने वाली बात है। चौधरी ने तहम्मुल से मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर सवाल किया, मलिक साहब, आपने इस नामुराद से ये सवाल किया कि वो आधी रात को मेरी हवेली के पिछवाड़े क्या कर रहा था? मैंने शाकिर की बयान करदा तोजी चौधरी के सामने रख दी। वो तंज़िया अंदाज में मुस्कुराया और बोला, इसे रफ़े हाजित के लिए पूरे गांव में मेरी हवेली का पिछवाड़ा ही मिला था। शायद आपको मालूम नहीं कि इस बज़ात का घर इस हवेली से काफ़ी फासले पर गांव के दूसरे हिस्से में है और इसके घर के नज़दीक भी खेतों की कमी नहीं। चौधरी की बात में वज़न थी। मुझे ये भी अंदाज़ा लगाने में कोई दिक्कत महसूस न हुई कि वो शाकिर के हवेली के पीछे पाए जाने के हवाले से अपने ज़हन में एक मखसूस सोच रखता था। मैंने ये उगदा उसी के हाथों खुलवाने का फैसला किया और कहा, चौधरी साहब, लगता है आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि शाकिर आपकी हवेली के अंदर दाखिल हुआ है और ना ही इसने हवेली के अंदर से कोई चीज़ चुराई है, लेकिन आपको इसकी हवेली के पिछवाड़े मौजूदगी पर एतराज़ है और इस एतराज़ के पीछे कोई सनसनीखेज़ कहानी है। मुझे यूँ महसूस हुआ कि चौधरी मुझसे कुछ कहना चाहता है और फिर किसी सबब से ज़बान रोक लेता है और मुझे उस राज तक अब पहुंचना था। मैंने चौधरी से कहा कि चौधरी साहब, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। चौधरी चंद लम्हात तक किसी गहरी सोच में गर्क रहा। फिर, मेरा ख्याल है मुझे आप पर भरोसा करना चाहिए। ये कहते ही वो उठ खड़ा हुआ और बोला, आए मेरे साथ, मैं पहले आपको कुछ दिखाता हूँ। फिर वो मुझे हवेली की अकबी जानिब ले गया और एक अकबी खिड़की की जानिब इशारा करते हुए बोला कि मलिक साहब, इस खिड़की के पीछे मेरा गुसल खाना है जो मेरे और नौरीन के इस्तेमाल में रहता है। ये एक रोशनदान टाइप की खिड़की थी जिसमें सीमेंट की जाली लगी हुई थी। चौधरी ने कहा कि कुछ अरसे से मुझे गुसल खाने के अंदर तावीज़ पड़े मिल रहे हैं और मुझे शक है कि ये तावीज़ इसी रोशनदान नुमा खिड़की से फेंके जा रहे हैं। सबसे पहले मेरा शक अपनी पहली बीवी कुलसुम पर गया। ज़ाहिर है उसकी मौजूदगी में मैंने नौरीन से शादी की है तो कोई भी औरत अपनी सौगन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके भी दिल में गम गुस्सा भरा हुआ होगा, इसलिए मेरा ध्यान कुलसुम पर गया। बराह रास्त मैं इससे पूछता तो वो मुकर जाती, इसलिए मैंने खामोशी से छानबीन की तो कुलसुम बेकसूर निकली। पिछली रात जब शाकिर को पकड़ा तो मेरा ध्यान इसी तरफ गया। मैंने कहा, चौधरी साहब, जब आपके बंदों ने शाकिर को पकड़ा था तो उसकी तलाशी ली थी? जी मलिक साहब, ली थी, पर इसके पास कोई चीज़ बरामद ना हुई।
आप शाकिर का ट्रायल करें, अच्छा नतीजा सामने आएगा इंशाअल्लाह, मैंने पुरएतमाद अंदाज में कहा। फिर मैंने पूछा कि इन तावीज़ों के बद असरात आप पर ज़ाहिर भी हुए हैं या नहीं। मुझ पर तो नहीं, अलबत्ता नौरीन पर हुए हैं। उसके सर में सुबह के टाइम तावीज़ मिलने के बाद शदीद दर्द होता है, जो कि शाम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मैंने कहा, इससे तो लगता है कि ये सारी कार्रवाई नौरीन के ख़िलाफ़ हो रही है। जी मुझे भी यही लगता है, आप बस इस मामले को किसी तरह हल करें। हमारे दरमियान मज़ीद कुछ देर और ये गुफ्तगू जारी रही। फिर मैं इजाज़त लेकर थाने की तरफ रवाना हो गया। थाने पहुंचकर मैंने हवलदार से शाकिर को अंदर लाने के लिए कहा। जब वो आया तो मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर सख्त लहजे में पूछा, शाकिर, तुम कल रात रफ़े हाजित के लिए अपने घर से इतनी दूर चौधरी बशारत की हवेली के पिछवाड़े ही क्यों गए? ये काम तो किसी और जगह भी हो सकता था। हुसैनाबाद में खेतों की कमी तो नहीं? मेरा सवाल सुनकर उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात उभरे जैसे मैंने उसकी चोरी पकड़ ली हो। मैंने कहा, जल्दी बताओ, वरना तुम्हें अब मैं जिस कांस्टेबल के हवाले करूंगा वो तुम्हें छठी का दूध याद दिला देगा। उसने खौफजदा नज़र से मुझे देखते हुए हिचकिचाते हुए कहा, जी पीर घुमन शाह जी ने मुझे हुक्म दिया था जनाब, वो मेरा इलाज कर रहे हैं ना। क्या हुक्म दिया था उन्होंने? शाह जी ने फरमाया था कि 41 जुमेरात तक चौधरी की हवेली के पिछवाड़े आधी रात को रफ़े हाजित के लिए जाना होगा। उसने मज़ीद बताया कि शाह जी ने कहा है कि मैं 1 साल में भला चंगा हो जाऊंगा। अच्छा, मैंने कहा, और उसे कहा कि अब वो घर जा सकता है। इस पूरे वाक़ये में घूम फिर कर शाहजी अल मारूफ घुमन शाह का नाम बार बार आ रहा था, सो मैंने उससे एक सैर हासिल मुलाकात करना ज़रूरी समझा और अगली सुबह मैंने तफ्तीश का आगाज़ घुमन शाह के आस्थाने से किया। मैंने टांगे को आस्थाने के बाहर रुकवाया और ख़ुद नपे तुले कदम उठाता हुआ अंदर दाखिल हो गया। एक बसी और इस सैन के आखिरी किनारे पर एक नीची छत वाला कमरा बना हुआ था, जो यकीनन घुमन शाह का हुजरा था। आस्थाने के सैन में निस्फ दर्जन मर्द व ज़न भी दिखाई दिए, जो अपनी हाजात के सिलसिले में वहाँ आए हुए थे। एक शख्स मुझे देखकर फ़ौरन मेरे पास आया और बोला, थानेदार साहब, आप शाह जी के आस्थाने पर और इतनी सुबह? एक बात तो वाज़ेह थी कि वो बंदा मुझे अच्छी तरह जानता था। इसकी बात से ज़ाहिर था कि वो एक काइयाँ और अय्यार बंदा था। मैंने सरसरी लहजे में कहा, बस ऐसे ही जी चाहा कि आज शाह जी की खिदमत में हाज़िरी दी जाए। सब खैरियत तो है ना सरकार? वो खोजती हुई निगाह से मुझे देखते हुए बोला, पहले कभी आपने शाह जी के आस्थाने को रौनक नहीं बख्शी ना? आमद के हवाले से। इसे मेरी वजाहत ने मुतमईन नहीं किया था। मैंने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि जल्दी से मेरी शाह जी से मुलाकात करा दो। उसने शाह जी के हुजरे की तरफ देखते हुए कहा कि सरकार, एक बीबी इस वक्त शाह जी से मुलाकात कर रही है। वो बाहर आए तो मैं आपकी आमद की इतला करता हूँ। उसी वक्त मैंने हुजरे के दरवाजे को खुलते हुए देखा और एक दरमियानी उम्र की औरत हुजरे से बाहर निकली। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, वो बुरी तरह चौंक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके रद्द अमल ने मुझे अंदर से रेड अलर्ट कर दिया, क्योंकि उसकी ये डानोडोल कैफियत मुझे देखने के बाद हुई थी, जैसे वो आस्थाने पर पुलिस की मौजूदगी से खौफजदा हो गई हो। मैं यकायक बेहद मोहतात हो गया। लम्हाती तसब्सुब में रहने के बाद उसने खुद को संभाल लिया और अपनी चादर का बड़ा सा घूंघट बनाकर वो तेज़ी से चलते हुए आस्थाने से निकल गई। मैंने उस बंदे से पूछा, कौन थी ये औरत? ये अपने चौधरी साहब की नई सास खालदा है जनाब। अच्छा, तो ये थी खालदा, मैंने कहा। बातें तो फिर भी होती रहेंगी, आइए मैं आपको शाह जी से मुलाकात करा दूं, उस बंदे ने कहा। खालदा का शाह जी का अकीदतमंद होना मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं थी। मेरी तशवीश उसको फौरी रद्द अमल से जुड़ी हुई थी। वो मुझे देखकर जिस तरह सन्नाटे में आ गई थी और फिर फ़ौरन ही वो वहाँ से खिसक ली थी, यह हरकत मुझे इस अमर का यकीन दिला रही थी कि इस गड़बड़ का ताल्लुक बिलवास्ता या बिला वास्ता पुलिस से बनता है। मैं इन्हीं सनसनीखेज सोचों में घिरा शाह जी के हुजरे में दाखिल हुआ। मेरी आमद पर शाह जी अपनी गद्दी से उठकर मुझसे मिला। वो सुर्ख आंखों और मोटी तोंद वाला एक स्याह शख्स था। रस्मी अलग सलग के बाद जो उसने मुझसे पूछा था कि थानेदार साहब, आज इस तरफ का चक्कर कैसे लग गया? सब खैरियत तो है ना? शाह जी, मैंने कहा, अक्सर लोगों से आपकी तारीफ़ सुनी है। मैंने उसे चूना लगाने का आगाज़ किया और कहा, माशाल्लाह आपकी दुआओं में बड़ा असर है। कौन कौन है हमारी तारीफ़ों में लगा हुआ? उसने खासी रौनक से पूछा। मैं निहायत नरमी और हिकमत से अपना मकसद हासिल करना चाहता था, ताकि पीर घुमन शाह खटक न जाए। सो मैंने एक आम अकीदतमंद की तरह कहा, शाह जी, कोई एक हो तो बताऊं?
سب سے بڑی مثال تو خالدہ کی ہے۔ سرکار ایک کریانہ فروش سے وہ اب چودھری کی ساس کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ وہ خوشی سے پھول گیا اور بولا، وہ ابھی تو یہاں ہی بیٹھی تھی جناب۔ پھر لمحے بھر بعد بولا، سارا معاملہ فرما برداری کا ہے جناب، جس نے مان لیا اس نے منزل پا لی۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ میں نے متاثر ہونے کا ناٹک کیا۔ خالدہ کافی دیر سے میرے پاس آ رہی تھی۔ وہ اپنی ہی ترنگ میں بولتا گیا، ہر دفعہ یہی کہتی تھی کہ شاہ جی روشن مستقبل کے لیے دعا کریں۔ میں نے اس کی خواہش پوری کر دی اور اس کے دن پھر گئے۔ چودھری نے اس کی بیٹی کے لیے رشتہ دیا۔ وہ میرے پاس مشورے کے لیے آئی تو میں نے اسے حکم دیا کہ نورین کی منگنی توڑ دے، چودھری کو ہاں کہہ دے۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی اور آپ دیکھ لیں، وہ اب راج کر رہی ہے۔ اگر وہ نور حسین سے اپنی بیٹی بیاہ دیتی تو اب تک کریانے کی دکان ہی چلا رہی ہوتی۔ آپ کے مشورے نے اس خاندان کی زندگی بدل دی۔ اب خالدہ کس نئی حاجت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضری دے رہی ہے؟ میرے سوالیہ جملے پر وہ بے ساختہ بدک کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس کا رد عمل میرے دماغ میں ہلچل مچا گیا۔ وہ بہت ہی شاطر اور کائیاں آدمی تھا۔ لمحاتی الجھن کے بعد اس نے خود کو سنبھالا اور کہا کہ تھانے دار صاحب، وہ بڑی تشویش کا شکار ہے کہ چودھری کی بیوی کلثوم سے اولاد نہ ہونے پر اس نے دوسری شادی کر لی ہے، تو اگر جلدی نورین کی شادی نہیں ہوئی تو چودھری تیسری بھی کر سکتا ہے، اور یہ بیچاری مجھ سے تعویذ دھاگا لینے کے لیے آتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اصل بات گول کر کے مجھے لنگڑی لولی وضاحت کر رہا ہے، سو میں نے موضوع بدل کر شاکر کا ذکر کیا کہ کیا آپ نے اسے رفع حاجت کے لیے حویلی کے پچھواڑے جانے کا حکم دیا تھا؟ شاہ جی نے کہا، میں نے اسے کہا تھا کہ گھر سے کچھ فاصلے پر جانا۔ اب وہ چودھری کی حویلی کے پچھواڑے جا پہنچا۔ دراصل شاکر کمزور ذہن کا مالک ہے، کچھ کہو سنتا کچھ اور ہے۔ میں اس کی توجیہ سے قطعی مطمئن نہ ہوا۔ پھر میں نے یہی ظاہر کیا کہ میں اس کی وضاحت سے مطمئن ہو چکا ہوں اور پھر وہاں سے چلا آیا۔ چھٹی حس نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اگر میں خالدہ پر توجہ دوں تو کیس حل ہو سکتا ہے۔ پولیس کو دیکھ کر وہی شخص خوفزدہ ہوتا ہے جس نے سنگین جرم کیا ہو یا کرنے والا ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ خالدہ کسی جرم میں ملوث تھی اور اس میں گھمن شاہ بھی اس کا برابر کا ساتھی تھا۔ میں نے تھانے پہنچتے ہی اس کی کڑی نگرانی کا بندوبست کیا اور شام تک اس کی رپورٹ آ گئی کہ خالدہ اب تک 3 بار گھمن شاہ کے آستانے پر حاضری دے چکی تھی۔ اب میں نے مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر رات ہی میں کارروائی ڈال دی اور ASI مرزا کے ساتھ خالدہ کے گھر پہنچ گیا۔ دستک کے جواب میں خالدہ نے دروازہ کھولا۔ ہمیں دیکھتے ہی اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور اس نے دروازہ بند کرنا چاہا۔ میں نے اس سے پہلے ہی اپنا پیر دروازے میں اڑا دیا اور میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، خالدہ، میں صرف پوچھ گچھ کرنے آیا ہوں، ورنہ میں تمہیں بھی تھانے بلا سکتا تھا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور وہ ہمیں گھر کی بیٹھک میں لے گئی۔ روبرو بیٹھنے کے بعد میں نے کہا، خالدہ، اس ذوم میں مت رہنا کہ تم چودھری کی ساس ہو اور کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن میں تھانے دار ہوں ذرا بکھری ٹائپ کا۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھ سے غلط بیانی نہیں کرو گی۔ مجھے ان تعویذات کے بارے میں بتاؤ جو چودھری کے غسل خانے میں ملتے رہے ہیں۔ وہ خوفزدہ انداز میں بولی، میں کچھ نہیں جانتی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ تم شرافت کی زبان نہیں سمجھو گی۔ میں نے ASI سے کہا کہ اس کو تھانے لے چلو۔ جس طرح گھمن شاہ نے اپنے کالے کرتوتوں کا اقرار کیا ہے، ایسے ہی یہ بھی فر بولے گی۔ میرے نفسیاتی حربے نے اس پر اثر کیا۔ وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بولی، کیا آپ نے شاہ جی سے پوچھ گچھ کی ہے؟ پوچھ گچھ؟ میں نے جارحانہ انداز میں کہا، وہ اس وقت میرے تھانے میں الٹا لٹکا ہوا ہے اور اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ تم نے اس سے تعویذ کس مقصد کے لیے حاصل کیے تھے۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا، اب یہ فیصلہ تم کرو گی کہ سچ بولو گی یا نہیں، یا تمہیں بھی میں تھانے لے جا کر گھمن شاہ کے برابر میں الٹا لٹکا دوں۔ اس کے اعصاب جواب دے گئے۔ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولی، نہیں، میں سچ بولوں گی، میں تھانے نہیں جاؤں گی۔ آئندہ 15-20 منٹ میں خالدہ نے جو حیرت انگیز اور سنسنی خیز انکشاف کیے وہ آپ کے پیش خدمت ہے۔ نورین کی بنسبت کلثوم بڑی صبر والی اور برداشت والی تھی۔ اس نے اپنی زبان پر تالا ڈال کر 15 سال چودھری کے ساتھ بتائے تھے، لیکن نورین نے ماں کی پوچھ تاچھ پر جو چودھری کا راز کھول کر رکھ دیا۔ خالدہ کو تشویش تھی کہ نورین اگر جلد از جلد صاحب اولاد نہ ہوئی تو چودھری تیسری شادی کر لے گا اور ضروری نہیں
کہ نورین کو حویلی میں رکھے، طلاق بھی دے سکتا ہے۔ سو وہ نورین پر مسلسل دباؤ ڈال رہی تھی کہ وہ جلد از جلد ماں بنے۔ آخر ایک دن نورین پھٹ پڑی اور اس نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ مجھ سے کیا چودھری 10 شادیاں بھی کر لے تو بھی اس کے اولاد نہیں ہو سکتی۔ خالدہ ہک دک رہ گئی۔ وہ جہاں دیدہ عورت تھی، بیٹی کی بات کی گہرائی کو سمجھ گئی۔ وہ ہر قیمت پر اپنے اور اپنی بیٹی کے عیش و آرام کو دائمی بنانا چاہتی تھی، لہٰذا مشورے کے لیے اپنے گرو گھنٹال کے پاس گئی۔ اسے پوری بات بتائی اور کہا کہ اب کیا کیا جائے۔ اس نے پوری بات توجہ سے سنی اور تعویذوں کا چکر چلا دیا کہ اچھا خاصا ٹائم بندش کے نام پر گزر جائے گا اور اس کا الزام کلثوم پر لگا کر اس کا پتہ بھی صاف کر دیا جائے گا، یعنی ایک تیر سے دو شکار۔ رہا چودھری کا مسئلہ کہ وہ کب تک بے وقوف بنا رہے گا، تو اس کے لیے دونوں نے یہ طے کیا کہ آخر میں چودھری سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ جب ایسا وقت آئے گا تبھی سوچ لیا جائے گا کہ چودھری سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ یہ کہہ کر وہ رحم طلب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، میں اگر تمہاری اور تمہاری بیٹی اور گھمن شاہ کے کرتوت چودھری کو بتا دوں تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ وہ خوف سے لرزنے لگی اور باقاعدہ میرے قدموں میں گر گئی اور بولی، تھانے دار صاحب، ہماری عزت اب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آئندہ تم چودھری اور اس کی بیوی کلثوم کے خلاف کوئی سازش نہیں کرو گی۔ ابھی بھی میں تمہیں اس لیے گرفتار نہیں کر رہا کہ جو ارادہ تم نے چودھری کے حوالے سے کیا تھا وہ وقوع پذیر نہیں ہوا اور کبھی کرنا بھی نہیں، ورنہ قانون کی پکڑ اور جکڑ میں آ جاؤ گی۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ میں وعدہ کرتی ہوں تھانے دار صاحب، میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اس کے بعد میں اس کے گھر سے روانہ ہو گیا۔ اس واقعے کے 2 روز بعد مجھے گھمن شاہ کا ایک رکا ملا جس پر صرف ایک جملہ تحریر تھا: شکریہ ملک صاحب، آپ ایک بہت سمجھدار پولیس آفیسر ہیں۔ میں نے بھی ایک ہی جملے پر مشتمل جواب رکا لانے والے کے حوالے کیا اور وہ جملہ تھا: شاہ جی، مجھے امید ہے کہ آپ بھی ایسی ہی سمجھداری کا مظاہرہ کریں گے۔ مجھے یقین تھا کہ میری کڑی تنبیہ کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آئے گا اور ایسا ہی ہوا۔ اور مجھے خوشی تھی کہ میری کامیاب حکمت عملی کی وجہ سے ایک سنگین جرم ہوتے ہوتے رہ گیا۔